हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ प्रेप जोन। आई एम शुभम कुशवाहा। मैं आपको सोशियोलॉजी पढ़ाऊंगा। यूजीसी नेट के द्वारा दिया गया सिलेबस को आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन से एक्स्ट्रा पॉइंट है या कौन से एक्स्ट्रा थिंकर्स हैं जो सिलेबस के बियॉन्ड पूछे जाते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट का कट ऑफ कितना जाता है, जेआरएफ का कट ऑफ क्या है, नेट का कट ऑफ क्या है या पीएचडी ओनली का कट ऑफ क्या है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बता दें उन लोगों के लिए जिनको ये नहीं पता कि यूजीसी नेट में अभी कितने पेपर होते हैं या क्या पैटर्न होता है, तो मैं ये बता दूं कि जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है उसको एनटीए कंडक्ट कराता है, राइट। अब यूजीसी नेट में दो पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 बेसिकली आपका होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का और ये होता है आपका सब्जेक्ट का। जो भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे उसमें से आपको कोई सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, जैसे कि इसमें से आप जो भी लेना चाहो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूं तो इसमें सोशियोलॉजी होगा, या हिस्ट्री आप ले सकते हो या पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, जो भी आप लेना चाहो। बट इसमें ये पेपर जो होता है ये कंपलसरी पेपर होता है। टोटल ऑफ द मार्क्स जो होते हैं, टोटल मार्क्स होता है, ये होता है 300 मार्क्स का पेपर, यानी टोटल आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ईच क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का मिलेगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मतलब नो नेगेटिव मार्किंग। आप ऐसा नहीं है कि आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और उसको आपको नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। पेपर 2 होंगे। पेपर 1 इज कंपलसरी टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर होगा, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, आईसीटी हो गया। इस पेपर 1 का डिटेल सिलेबस हम बाद में डिस्कस करेंगे। साथ ही आज हम डिस्कस करते हैं सोशियोलॉजी का। तो सोशियोलॉजी में बेसिकली हमारे पास टोटल 10 यूनिट्स देखी जाती हैं। राइट, तो हमारी पहली यूनिट है सोशियोलॉजी की, वो है सोशियोलॉजिकल थिंकर। सोशियोलॉजिकल थिंकर या इसी को सब यूनिट में बांटा गया है क्लासिकल थिंकर। क्लासिकल थिंकर बेसिकली वो थिंकर्स होते हैं जो कि फाउंडिंग थिंकर्स माने जाते हैं, मतलब सब्जेक्ट को जिन्होंने फाउंडेशन दिया या उस सब्जेक्ट को एज ए यूनिवर्सिटीज में, एज एकेडमिक्स में एज ए सब्जेक्ट इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। तो पहले थिंकर्स जो माने जाते हैं वो है इमाइल दुर्खाइम। ये फाउंडिंग थिंकर्स माने जाते हैं। इन्होंने सोशियोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट मैटर देखा कि ये सोशियोलॉजी को हमें सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ना चाहिए। मैक्स वेबर इसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद कार्ल मार्क्स। ये तीनों थिंकर्स इतने इंपॉर्टेंट है कि हर पेपर में लगभग मिनिमम से मिनिमम मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कि आपको 7 क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप इसमें से देखेंगे तो कोई कम इनडायरेक्ट फॉर्म में या किसी अलग अलग फॉर्म में नहीं, ये 7 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फॉर्म में देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे रहेंगे जिनके इनके स्टेटमेंट के बेसिस पे आप अदर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो ये जो थिंकर्स हैं या ये जो क्लासिकल थिंकर्स हैं वो इस पूरे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इन्होंने ही सोशियोलॉजी की लगभग जो डेफिनेशन होते हैं या फाउंडिंग्स वर्ड होते हैं इन्होंने ही दिया। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं थिंकर्स है। जब हम इमाइल दुर्खाइम को पढ़ते हैं तो इनके टीचर हमें सेंट साइमन को भी पढ़ना पड़ता है, या जब हम मैक्स वेबर को पढ़ते हैं तो हमें इनसे रिलेटेड पैरेटो को भी पढ़ना पड़ता है, या जब हम कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं तो कार्ल मार्क्स के साथ हमें हीगल को भी पढ़ना पड़ता है, राइट। कार्ल मार्क्स के साथ हमें फ्रेडरिक एंगल्स को भी पढ़ना पड़ेगा। कार्ल मार्क्स के साथ ही आप जब देखेंगे तो हमें स्पेंसर को भी पढ़ना पड़ेगा, या इमाइल दुर्खाइम को जब हम देख रहे हैं तो हमें इसमें देखने को मिलेगा अगस्त कॉम्टे, राइट। जब इन सारे थिंकर्स को जब हम पढ़ेंगे तो हमारी सोशियोलॉजी की फाउंडेशन बढ़ेगी। आगे चलते हैं। उसी को दूसरा सब टॉपिक में बांटा गया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिज्म का मतलब होता है कि ऐसे थिंकर्स जिन्होंने बताया कि सोशियोलॉजी में या सोसाइटी में जो सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कि फैमिली, मैरिज, स्कूल, कॉलेजेस या अदर सारी जो चीजें हैं वो कैसे वर्क करती हैं, और सारे पार्ट्स का अपना अपना एक फंक्शन होता है, सारी चीजें पॉजिटिव वर्क कर रही होती हैं। वहीं जो स्ट्रक्चरलिज्म वाले थिंकर्स हैं वो बताते हैं कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसे है, कैसे इंस्टीट्यूट फॉर्म होता है, इंस्टीट्यूट का क्या काम होता है, कि इंस्टीट्यूशन का काम क्या होता है, या सोसाइटी के सिस्टम क्या है, ये सारे कैसे वर्क करते हैं। इसमें हम देखेंगे मोनोलेस्की जो कि प्योर फंक्शनलिस्ट माने जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे
AR रेडक्लिफ ब्राउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार मोनेलेस्की से लगभग 2 क्वेश्चन पूछा गया था। AR रेडक्लिफ ब्राउन का एक क्वेश्चन था। सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर्स टालकट पार्सन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रॉबर्ट के मर्टन और क्लाउड लेविस स्ट्रास। क्लाउड लेविस स्ट्रास भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स माने जाते हैं। लगभग 2 या 3 क्वेश्चन हर बार इससे पूछा ही जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। हर्मेटिक्स और इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशन। हर्मेनेटिक्स का मतलब होता है कि जो आपके एक्शंस को, आपके डे टू डे लाइफ के एक्शन को इंटरप्रिटेट करता है, अंडरस्टैंड करता है, उसके बारे में बताता है, उसे बोलते हैं हर्मेनेटिक्स। इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशन मतलब कि जो आपके डे टू डे लाइफ, आपके एक्शंस को इंटरप्रिटेट करेगा, वो थिंकर्स इसमें माने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जीएच मीड, जिन्होंने आई, सेल्फ और मी के बारे में बताया। कार्ल मैनेहम, अल्फ्रेड सोज, हार्लोड गार्फलिंकर, एविन गॉफमैन एंड क्लिफर्ड गेटिस। ये सारे थिंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग इसमें से मीड से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हार्लोड गार्फलिंकर से इस बार भी पूछा है। इरविन गॉफमैन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर, जिन्होंने हमें ड्रामा के बारे में बताया कि एक एक्टर कैसे सोसाइटी में ड्रामा करते हैं, कि जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ वो अलग, मैं किसी और के सामने बोल रहा हूँ वो अलग। तो ये सारी चीजें इन्होंने इंटरप्रिटेट किया। उसके बाद आते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। पोस्ट का जब भी मतलब हम देखते हैं कहीं पे, तो मतलब वो वाला एक फेज जो है वो निकल चुका है, उसके बाद की बात कर रहा है। मतलब पोस्ट मॉडर्निज्म मतलब मॉडर्निज्म के बाद के जो थिंकर हैं, या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब स्ट्रक्चरलिज्म को जिन्होंने क्रिटिसाइज किया, या स्ट्रक्चरलिज्म से बियॉन्ड जो बोल रहे हैं वो सारे थिंकर। एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म, यानी जो कॉलोनियलिज्म था उसके बाद सोसाइटी के बारे में ये सब बात करते हैं, या इम्पैक्ट क्या हुआ इन सारी चीजों का हमारी सोसाइटी में, उसके बारे में ये थिंकर्स बात करते हैं। इसमें आते हैं एडवर्ड सेड, पियरे बर्दोई एंड माइकल फूके, जुबन हर्बरमास, एंथनी गिडन्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैनुअल कास्टल, ये भी इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये चार पांचों थिंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। उसके बाद फाइनली जो हमारा इसी फर्स्ट यूनिट का 5th यूनिट चैप्टर माना जाता है, इंडियन थिंकर्स। महात्मा गांधी से लगभग इस बार कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन माने जाते हैं इनसे भी 1 आध 2 क्वेश्चन, इनके जो मूवमेंट थे उनसे पूछा जाता है, इन्होंने एजुकेशन के बारे में क्या बोला है, या इनके बुक्स के या इनके वर्क्स के बारे में पूछ लिया जाता है। B.R. अम्बेडकर इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, बट हालांकि 1 आध 2 ट्रेडिशन में देखे तो पिछले 2 एग्जाम्स में इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। लगभग एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। अगर राधा कमल मुखर्जी की बात करें तो इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, बट हालांकि कम बनते हैं क्वेश्चन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट GS घुर्रे और MN श्रीनिवासन और इरावती कारवे जो कि फीमेल थिंकर्स हैं हमारे इस पूरे सिलेबस में, और MN श्रीनिवासन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम इंडियन थिंकर्स को पढ़ते हैं तो हमें इसमें SC दुबे को भी पढ़ना है, हमें इसमें बृजराज चौहान को भी पढ़ना है, हमें इसमें योगेंद्र सिंह को भी पढ़ना है, ये सारे थिंकर्स जो है। अभी इसमें और भी इंडियन थिंकर्स आ जाते हैं, जैसे लीला दुबे को भी हम पढ़ते हैं। कई सारे थिंकर्स जो कि हिडन थिंकर्स हैं, इस इंडियन थिंकर्स में से हमें इसमें देखने को मिलता है। और इस पूरे यूनिट में अगर हम बात करें कि इस पूरे यूनिट में हमें क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जो फर्स्ट यूनिट है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखता है। फर्स्ट यूनिट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी रखती हैं बुक्स के मतलब इनके ऑर्डर पूछे जाते हैं कि कौन से ईयर में कौन सा लिखा था। थिंकर्स के ऑर्डर पूछे जाते हैं कि थिंकर्स की क्रोनोलॉजी क्या थी, और इसमें से पूछे जाएंगे थिंकर्स के स्टेटमेंट या इनके कॉन्सेप्ट। ऑर्डर या क्रोनोलॉजी याद करने के लिए सबसे बेहतर है कि आप उनके बर्थ को याद रखें कि पहले थिंकर्स कौन आए थे, उसके बेसिस पे आप बुक्स की क्रोनोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बुक्स की क्रोनोलॉजी अगर आप याद रखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। ये था हमारा पहला यूनिट। दूसरा यूनिट हमारा आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये यूनिट अगर आप देखेंगे तो सेम यूनिट आपको पेपर 1 में भी देखने को मिलेगी, यानी अगर आप ये यूनिट यहाँ कवर करते हैं तो पेपर 1 की जो सेकंड यूनिट है रिसर्च मेथोडोलॉजी, सेम एज इट इज ये भी है। इसमें आपको देखने को मिलेगा पहला जो हमारा सब यूनिट आता है वो आता है कॉन्सेप्चुअल सोशल रियलिटी। इसमें जैसे कि फिलोसफी ऑफ साइंस क्या है,
है ना। मेथड एपिस्टेमोलॉजी क्या है, ये पूछता है कई बार। हर्मेनेटिक्स ट्रेडिशन हमने देखा कि जो कि क्या करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, लोगों को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं डे टू डे लाइफ की, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी क्या है, रिफ्लेक्सिविटी इन सोशियोलॉजी, रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है, इथिक्स एंड पॉलिटिक्स, हालांकि इससे कम सवाल पूछे गए हैं। दूसरा इसमें सब टॉपिक दिया गया है रीडिंग ऑफ सोशल साइंस, कि सोशल साइंस को आप कैसे पढ़ेंगे या सोशल साइंस का रिसर्च को कैसे आप देखते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि किसी भी रिसर्च को बनाने के स्टेप्स क्या होते हैं, या रीडिंग ऑफ रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं, डेटा क्या होता है ये पूछता है, डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंडक्शन एंड डिडक्शन मेथड, इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड की पहले हम अगर हमारे पास कोई थ्योरी है तो वो कौन सा मेथड कहलाया जाएगा, या हम नई थ्योरी अगर जनरेट कर रहे हैं तो वो कौन सा मेथड कहलाएगा। फैक्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है। हाइपोथेसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाइपोथेसिस से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या है, अगर दो वेरिएबल्स के बीच कोई रिलेशन नहीं है तो उस हाइपोथेसिस को क्या बोलेंगे, राइट। आगे चलते हैं, इसमें तीसरा चैप्टर दूसरे सेकंड यूनिट में मिलता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इथनोग्राफी क्या है, डे टू डे लाइफ की स्टडी कैसे करते हैं, स्टडी सर्वे मेथड क्या है, हिस्टोरिकल मेथड क्या है, कंपैरेटिव मेथड क्या है। देखिए ये जो मेथड दी हुई है इनसे रिलेटेड थिंकर्स भी पूछता है कि कौन से थिंकर्स ने कौन सा मेथड यूज किया है, कंपैरेटिव मेथड किसने यूज किया है, हिस्टोरिकल मेथड किसने यूज किया, सर्वे मेथड किसने यूज किया है। ये सारे चीजें इंपॉर्टेंट हैं। फोर्थ एंड लास्ट इस यूनिट का, सेकेंड यूनिट का, टेक्निक्स में मतलब सैंपलिंग क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सैंपलिंग या डायरेक्ट पूछ लेता है सैंपल क्या है। एक बार तो ऐसा क्वेश्चन आया था कि लोगों के समूह को या ग्रुप ऑफ पीपल्स को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है कि सैंपल क्या होता है, सैंपलिंग क्या होता है। क्वेश्चनेयर क्या है, जब हम रिसर्च करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। शेड्यूल क्या है, स्टैटिकल एनालिसिस क्या है, स्टैटिकल एनालिसिस से भी आजकल पूछते हैं। मीन मीडियम क्या है, 3M, मीन मीडियम एंड मीडियन, ये चीजों पे पूछ लेता है, राइट। ऑब्जर्वेशन क्या है, केस स्टडी क्या है, एंड इंटरप्रिटेशन एंड डाटा एनालिसिस। रिपोर्ट राइटिंग से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिपोर्ट राइटिंग के स्टेप्स क्या होते हैं। रिपोर्ट राइटिंग अगर आपको करनी है तो आप कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं, राइट। नेक्स्ट थर्ड यूनिट हमारी आती है बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि सोशियोलॉजी में बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके क्या क्या होते हैं। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट में सोशल स्ट्रक्चर क्या है, कल्चर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रक्चर भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टेटस एंड रोल से आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। कम्युनिटी से लगभग एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। वैल्यू नॉर्म्स एंड रूल्स, बहुत बेसिक डिफरेंसेस हैं, इनसे भी क्वेश्चन आपको पूछने को मिलेगा। ब्यूरोक्रेसी तो लगभग आपको मैक्स वेबर जब आप पढ़ेंगे तो ब्यूरोक्रेसी पूरी वहीं कवर हो जाती है, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। पावर एंड अथॉरिटी। उसके बाद आता है सोशल इंस्टीट्यूशन। हमारे सोसाइटी में जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैरिज इज सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली, किनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिले। इकोनॉमी से हालांकि आजकल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता। रिलीजन से आपको देखने को मिल जाएगा। लॉ एंड कस्टम क्या होता है, एजुकेशन से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, राइट। उसके बाद इसी के दूसरे टॉपिक्स और चैप्टर्स आते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, समाज अपने आप को कैसे अलग अलग रैंकिंग्स में बांटता है ऑन द बेसिस ऑफ सोशल डिफरेंस। क्या है स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ही डिफरेंस है कि आपने इकोनॉमी के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे सोसाइटी में जो डिफरेंशिएशन क्रिएट किए हैं वही क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, राइट। तो सोशल डिफरेंस क्या है, हायरार्की क्या है, इनइक्वालिटी क्या है, मार्जिनलाइजेशन क्या है, कि आपने किसी को मार्जिन कर दिया, सोसाइटी से मार्जिनलाइज कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने अगर इंटरकास्ट मैरिज कहीं गांव में कर लिया जाता है तो सोसाइटी उसको मार्जिनलाइज कर देती है, लोग उससे बात करना छोड़ देते हैं, राइट। इसे सोशल एक्सक्लूजन भी बोलते हैं, राइट। कास्ट क्या है, क्लास क्या है, जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड डिसेबिलिटी से भी इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेस, ट्राइब से क्वेश्चन आपको पूछने को मिलेगा। एथनिसिटी क्या है, इससे भी आपको देखने को मिलेगा। लास्ट इसका चैप्टर आता है सोशल चेंज एंड प्रोसेस, की सोसाइटी कैसे बदल रही है, चेंजेस के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को। इवोल्यूशन क्या है, डिफ्यूजन क्या है, मॉडर्नाइजेशन से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन से देखने को मिलेंगे, एंड सोशल मोबिलिटी से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो थर्ड
पूरे सिलेबस में फर्स्ट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग मैं ये मान के चलूं कि अगर फर्स्ट यूनिट से अगर आप देखेंगे तो 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मिनिमम क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट यूनिट से, मतलब 15 दूनी 30 नंबर लगभग मिनिमम क्वेश्चन है। हालांकि इससे ज्यादा ही पूछे जाते हैं क्योंकि 26 थिंकर्स है जो कि डायरेक्ट थिंकर्स है, उनसे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद सोशल, ये थर्ड यूनिट से। नेक्स्ट यूनिट हमारी फोर्थ यूनिट आती है रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। 2 ही यूनिट है। सपोज इसको रूरल सोसाइटी आप मान लो और इसको अर्बन सोसाइटी मान लो कि रूरल सोसाइटी क्या थी, अर्बन सोसाइटी क्या है, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। रूरल एंड पीजन सोसाइटी में आपको देखने को कास्ट, ट्राइब्स एंड सेटलमेंट क्या था, एग्रेरियन सोसाइटी क्या है, लैंड ऑनरशिप क्या है कि लैंड का ऑनरशिप कैसे बांटा गया हमारी सोसाइटी में, ये क्या है, एग्रेरियन रिलेशन क्या थे, जैसे कि जजमानी सिस्टम्स वगैरह क्या थी, ये सारी चीजें। डिक्लाइन ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी कि लोग खेती करना क्यों छोड़ रहे हैं, एग्रीकल्चर हमारा क्यों कम होता जा रहा है, राइट। उसी को डीपेजेंटाइजेशन भी बोला जाता है। माइग्रेशन के क्या रीजन हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आजकल करंट में भी चलता है, इसलिए इससे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। एग्रेरियन अंडरस्टैंड पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन कौन कौन से थे, ये भी पूछा जाता है, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह हो गया, राइट, या गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन हो गया, ये सारी चीजें जो बहुत सारे थे, तेलंगाना, तेभांग, ये सारे जो आंदोलन थे, इनसे कई बार आपको बहुत, जैसे 2000 ये वाला जो फर्स्ट वाला पेपर हुआ अभी, जो 25 का दिसंबर साइकिल में जो पेपर हुआ अभी, इसमें से 4 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आए थे, पीजेंट मूवमेंट से। मतलब 4 मैच द कॉलम जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन थे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से पीजेंट मूवमेंट हुए। चेंजिंग इंटर रिलेशन क्या है, कम्युनिटी के बीच में क्या क्या रिलेशन चेंजेस होता है। उसके बाद दूसरी सोसाइटी अर्बन सोसाइटी, मतलब शहरी समाज की बात कर रहा है। अर्बनिज्म क्या है, शहर में लोग कैसे रह रहे हैं। अर्बैनिटी क्या है, अर्बनाइजेशन क्या है। तीनों में बहुत छोटा छोटा फर्क है बट इंपॉर्टेंट है। इसी में एक थिंकर्स आपको देखने को मिलता है, लुईस वर्थ, राइट। इसमें आपको थिंकर्स देखने को मिलेगा। उसके बाद टाउन्स क्या है, सिटीज क्या है, मेगा सिटीज क्या है। बेसिकली इसमें पूछ लेता है कि सिटीज की पॉपुलेशन क्या होती है, मेगा सिटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाउन की कितनी पॉपुलेशन होती है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। या 4 सिटीज के नाम दे देगा, आपको रैंकिंग बतानी है कि किसमें अर्बनाइजेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आपको इसमें पता है। इंडस्ट्री सर्विलाइजेशन क्या, इससे नहीं पूछता ज्यादा। मिडिल क्लास एंड गेटेड कम्युनिटी। गेटेड कम्युनिटी बेसिकली आप लोग सोसाइटी देख रहे होंगे जो कि आज गेटेड मतलब जो कॉलोनी बन जाती हैं, जिसमें एक बड़े बड़े वॉल्स खड़े कर दिए जाते हैं, उसके अंदर कॉलोनी होती है, आपके गार्ड्स रहते हैं वहाँ, है ना। ये सारी चीजें गेटेड कम्युनिटी। अर्बन मूवमेंट से तो हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, बट नक्सलिज्म मूवमेंट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारी यूनिट आती है 5th यूनिट, स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट। इसमें 2 ही आपको चैप्टर देखने को मिलेंगे, पॉलिटिकल प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट। इसमें ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोशल मूवमेंट के कौन कौन से मूवमेंट थे कि डिसेबिलिटी वाले मूवमेंट हो गए, कास्ट के मूवमेंट हो गए, या जैसे विवेकानंद, ईश्वर चंद विद्यासागर, फूले, तो इन सारे से पूछा था। ट्राइब्स क्या है, नेशन क्या है, स्टेट क्या है, बॉर्डर क्या है, इससे पूछा था। ब्यूरोक्रेसी तो हम फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ लेते हैं, तो इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ग्रास रूट डेमोक्रेसी से आजकल पूछता है, पंचायती राज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। जेंडर एंड डेवलपमेंट से पूछेगा। इंटरनेशनल रोल डेवलपमेंट, हालांकि ऑर्गेनाइजेशन से तो पूछा नहीं जाता, बट इसमें कई बार आप पूछ लेता है कि WHO क्या है, या जो UN से, यूनेस्को को क्या कौन कौन से प्रोग्राम्स लाइन से पूछ लिया जाता है। पॉलिटिकल फंक्शन से, मूवमेंट बेस्ड कास्ट, जो कास्ट रिलेटेड बहुत सारे मूवमेंट हुए उनसे पूछा जाता है। एथनिसिटी, आइडियोलॉजी, जेंडर, इन सब से पूछा जाता है। NGO क्या है, एंड रिजर्वेशन पॉलिसीज कि किसमें शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया गया है, या कौन से आर्टिकल के अंडर चाइल्ड को गारंटेड एजुकेशन दिया गया, 14 साल के बच्चों को गारंटेड एजुकेशन दिया गया। ऐसे क्वेश्चंस आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारी यूनिट आती है 6th यूनिट, जैसे कि एक्सचेंज, गिफ्ट, कैपिटल, लेबर क्या है, मार्केट क्या है, प्रॉपर्टी रिलेशन क्या है। हालांकि इससे कम आता है, बट आजकल डिजिटल इकोनॉमी एंड ई-कॉमर्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि क्यों, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है, राइट। टूरिज्म से तो क्वेश्चन नहीं पूछता। ग्लोबल बिजनेस से कई बार पूछ लेता है, बट इस यूनिट से तो हालांकि कम ही आते हैं। और 7th यूनिट इज इंपॉर्टेंट यूनिट, इससे कई बार पूछता है। सोशल कल्चर इकोलॉजी क्या है, राइट। वाटर पॉल्यूशन के बारे में पूछता है।
क्लाइमेट, पॉल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। इन्वायरमेंट मूवमेंट्स, चिपको मूवमेंट हो गया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, ऐसे जो मूवमेंट है उनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। फॉरेस्ट पॉलिसीज पूछता है, इस बार जैसे कई सारे कि वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या क्या रीजन हो सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन के रीजन क्या हो सकते हैं, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको इस यूनिट से देखने को मिलते हैं। राइट, 8th यूनिट इंपॉर्टेंट है, बट इसमें से कई सारे टॉपिक्स हम जब पहले थर्ड में फर्स्ट में पढ़ लेते हैं तो वही कुछ सारी चीजें इसमें रिपीट हो जाती हैं, बट वही थियोरेटिकल एंड फंक्शनल अप्रोच कल्चरल के लिए क्या थी ये सारी चीजें हम पहले ही पढ़ लेते हैं। जेंडर एंड पावर डायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। सक्सेशन के लॉज पूछे जाते हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट कब आया या किसको प्रॉपर्टी रखने के राइट्स हैं, इन सारी चीजों से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी से रिलेशन क्वेश्चन पूछे आपको देखने को मिलेंगे। फैमिली लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली लॉ से कई सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस से आपको कई सारे देखने को मिलेंगे, ऑनर किलिंग्स आपको देखने को मिलेगा। इस टॉपिक से अगर मैं बात करूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्ट मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से एक्ट हैं या कौन कौन से लॉज हैं, राइट, या कौन कौन से इसी में भी मूवमेंट भी आप देख सकते हो। राइट, ये सारे टॉपिक्स ही पूछे जाते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस से आपको कई सारे क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं। 9 यूनिट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि सोसाइटी बदल रही है तो इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साइबर क्राइम क्या है, स्टेट पॉलिटिक्स, डिजिटल डिवाइड मतलब कि लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा किसके पास है कितनी नहीं है, ये सारी चीजें। ई गवर्नेंस के बारे में पूछता है, वर्चुअल कम्युनिटी के बारे में पूछता है। राइट, जब भी हम मैनुअल कॉस्टल को पढ़ेंगे तो वर्चुअल कम्युनिटी आपको देखने को वैसे ही मिली जाएगी। 10th यूनिट कल्चर, सिंबॉलिक एंड ट्रांसफॉर्मेशन, साइन एंड सिंबल से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पूछता है कई बार। रिचुअल्स क्या है, बिलीव्स क्या है, प्रैक्टिस क्या है, छोटा अंतर है लेकिन सब सेम चीजें हैं, बट कुछ कुछ अंतर रहता है तो आपको देखना है। चेंजिंग मटेरियल कल्चर क्या है, मोरल इकोनॉमी क्या है। मोरल इकोनॉमी जब हम इमाइल दुर्खाइम को पढ़ते हैं तो भी हम ये देखते हैं, मोरल डेंसिटी के बारे में बात करते हैं वो। एजुकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं। कमोडिफिकेशन ऑफ रिचुअल्स, ये भी आपको देखने को मिलेगा। कम्युनलिज्म एंड सेकुलरिज्म क्या है, इसमें सेक्ट क्या है, चर्च क्या है, ई स्टेट क्या है, ये सारी चीजें आपको इसमें से पूछता है। कल्चर आइडेंटिटी क्या है, कल्चर पॉलिटिक्स क्या है। आर्ट से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता होता है कि कौन सा जो म्यूजिकल घराना था, जैसे कि जयपुर घराना, ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना, कौन इनसे रिलेटेड है। रिलीजन एंड इकोनॉमिक्स नहीं पूछा। कल्चर एंड इन्वायरमेंट से, ये आजकल बहुत इनका फेवरेट टॉपिक है यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का, कि न्यू रिलीजन मूवमेंट्स के कौन से कैरेक्टर होते हैं या कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। राइट, आइए बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। ये 2025 का कट ऑफ मैंने आपको दिया हुआ है, ये जून साइकिल का है। इसमें जेआरएफ 3 कैटेगरी में हमारा पेपर होता है, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी ओनली। राइट, तो जेआरएफ का कट ऑफ अगर जनरल का देखें तो 220 था, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 210 था, और ईडब्ल्यूएस का 212 और एससी का 196 एंड 188। अगर मैं देखूं तो लगभग कैटेगरीज में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, कुछ कुछ मार्क्स का डिफरेंसेस होता है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का नेट का कट ऑफ गया, मतलब नेट का कट ऑफ गया 192, ओबीसी के लिए 172, 174, 158 एंड पीएचडी ओनली के लिए 160, 162, 144 ऐसे कट ऑफ जाते हैं। लगभग इस बार भी सेम ही कट ऑफ रहना चाहिए, मेरे ख्याल से कुछ कम हो जाएगा, इसको 218 आप कर सकते हैं इस बार दिसंबर 2025 के साइकिल के लिए। 210 इससे नीचे तो नहीं जाएगा, ये भी 210 से नीचे नहीं जाएगा, लगभग ये भी 190 या 192 के करीब जाएंगे। राइट, तो ये था हमारा यूजीसी नेट सोशियोलॉजी कट ऑफ। अगर मैं इसमें इंपॉर्टेंट यूनिट्स की बात करूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट कौन कौन सी हैं सोशियोलॉजी में, जब मैं बात करता हूं पहली यूनिट 1 इज इंपॉर्टेंट, जो कि थिंकर से है। यूनिट 2 रिसर्च मेथोडोलॉजी, यूनिट 3 बेसिक कॉन्सेप्ट, यूनिट 4 यानी रूरल एंड अर्बन 5 एंड यूनिट, अगर मैं इसकी बात करूं यूनिट 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है।
यूनिट 10 भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आप लगभग 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट भी अगर आप ठीक से करते हैं मेरे ख्याल से, जो कि पेपर 2 के लिए, ये मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 के लिए, राइट, यानी जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है, अगर आप सोशियोलॉजी में ये 7 यूनिट अच्छे से करेंगे तो आप जेआरएफ या नेट इजिली क्रैक कर सकते हैं। अब इसके टिप्स क्या हो सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। पहले तो आपको बेसिक जो कि होता है वो पढ़ना है। बेसिक की बात करता हूं तो मैं आपको एनसीईआरटी भी सजेस्ट करता हूं। एनसीईआरटी आप 11th एंड 12th की जरूर पढ़ें, राइट। उसके बाद आप जो भी नोट्स वगैरह पढ़ते हैं वो आप कहीं किसी भी कोचिंग के ले सकते हैं, या आप इग्नू का मटेरियल भी देख सकते हैं, राइट, या एक साहित्य भवन की एमएल दोषी की बुक आती है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये था कि आप साथ ही नोट्स तो आपने देख लिए, साथ ही आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यू भी देखना है। आपने अगर सपोज कि एक थिंकर्स को पढ़ा, इमाइल दुर्खाइम को, इमाइल दुर्खाइम से रिलेटेड जितने भी 10 साल में क्वेश्चंस आए हैं आप उनको लगातार सॉल्व कीजिए। यानी टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज लगाना बहुत जरूरी है। जब आप टॉपिक वाइज लगा लें तो कम से कम 6 साल का पीवाईक्यू, 6 साल का जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको आप जरूर देखें, राइट। उसके बाद मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। ये सारी चीजें आपको देखना है। इस चैनल पे आपको कल से फाउंडेशन से लेके पूरे सिलेबस की जो भी क्लासेस हैं वो आपको रेगुलर क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। साथ ही मैं अपने शॉर्ट्स के माध्यम से कुछ जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ये कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आपको करंट से रिलेटेड, सोशियोलॉजी से रिलेटेड मैं आपको बता सकूंगा, वो भी शॉर्ट्स आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। आप मुझे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं, सोशियोलॉजी बाय शुभम कुशवाहा, एंड आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हैं, शुभम कुशवाहा, राइट। अगर आप हमारा कोर्स देखें तो यूजीसी नेट का हम शुरू कर रहे हैं, सेट का शुरू कर, असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको हिस्ट्री का भी हमारे चैनल में आपको देखने को मिलेगा, राइट। सीयूटी पीजी, अगर आपको हमारे कोर्सेज के कुछ डिटेल चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।